नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग हर एग्जाम में अब इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट डेज याद, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए तो हमें उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज का रिवीजन करना है और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी हमें थीम भी याद रखनी है। तो अप्रैल माह के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। और अभी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनका हमें हर बार रिवीजन करना है। तो जब भी जितने भी डे इम्पोर्टेंट डे अप्रैल में आएंगे या फिर मई में या जून में आएंगे तो हम हर बार उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज रिवीजन करेंगे, तो जिससे हमें ये डे आसानी से याद हो जाएंगे। एक साथ पूरे साल के इम्पोर्टेंट डेज याद करना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए हम हर मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज ऐसे ही रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 सर्बिया में आयोजित होने वाली है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पहले भारत में आयोजित होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह अब सर्बिया में आयोजित की जाएगी। तो चूंकि यह पहले भारत में आयोजित होने वाली थी, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह सर्बिया में आयोजित की जाएगी। और लुसाने, आपको यह भी शहर याद रखना है क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2021 की चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित होगी? सर्बिया में, और लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है और भारत में है पहले आयोजित होने वाली थी। ठीक है, तो 2-3 कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें वो जानना जरूरी नहीं है। और साथ में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और अभी वर्तमान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मूसा हसैन। साथ में भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया है? तो अभी हाल ही में आर्कटिक वृत्त है उत्तरी ध्रुव के पास में, तो उसमें अभी सबसे बड़ा ओजोन परत का छिद्र बन गया था। तो 10 लाख किलोमीटर में फैले इस आर्कटिक वृत्त में जो सबसे बड़ा छिद्र बना था वो अभी हाल ही में बंद हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त होते क्या हैं? तो जो उत्तरी ध्रुव के पास का जो क्षेत्र होता है, जो वृत्त होता है, उसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास जो वृत्त होता है उसे बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। वैसे सामान्यतः अंटार्कटिक वृत्त में सबसे ज़्यादा ओजोन के छिद्र देखे जाते हैं और जुलाई से सितंबर माह के बीच में ये छिद्र देखे जाते हैं। आर्कटिक वृत्त में कभी कभार छिद्र होते हैं, जैसे 10 साल पहले 2010 में हुआ था छिद्र। इसके बाद में अभी 2020 में आर्कटिक वृत्त में सबसे बड़ा, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा छिद्र देखा गया है, लेकिन अभी वो भी बंद हो गया है। ये ओजोन परत में छिद्र होता क्या है? वैसे ओजोन परत होती क्या है? ये ओजोन गैस का एक ओजोन परत तो एक वायु की परत है जिसमें ओजोन O3 पाई जाती है सघनता से। तो जहाँ ओजोन परत पतली हो जाती है वहाँ पतली होते होते वहाँ छन जाती है, छिद्र हो जाती है, तो इसी को ओजोन परत
का छिद्र बनना कहते हैं। तो जब वहाँ फिर से ओजोन बनती है तो वो छिद्र बंद हो जाता है, तो इसी को ओजोन परत का छिद्र, ओजोन परत के छिद्र का बंद होना कहते हैं। तो वैसे पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर और समताप मंडल के बीच करीब 15 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन परत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होती है। इसीलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं या फिर जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि ओजोन परत में हाल ही में छिद्र कहाँ देखा गया है, तो अभी आर्कटिक वृत्त में ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था। और सामान्यतः ओजोन परत में छिद्र कहाँ देखे जाते हैं, तो सामान्यतः अंटार्कटिका वृत्त में ओजोन परत में छेद देखे जाते हैं। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में 15 से, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और यह ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है, समुद्र तल से यह ऊंचाई नापी जाती है। तो समुद्र तल से 15 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो हमें यह क्वेश्चन याद रखना है, यह याद रखनी है योजना कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अभी सीएम थे जगन मोहन रेड्डी, तो जगन से जगन्ना आप याद रख सकते हैं कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना जगन मोहन रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र में शुल्क प्रतिपूर्ति, तो यानी कि जैसे कोविड-19 के चलते बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, सामान्य जैसे जो गरीब लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उनके 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ये जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। इसमें पहले यह होता था कि स्कूल के खातों में इनके द्वारा पैसे डाले जाते थे, लेकिन अब इस वर्ष विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनके खातों में राशि डाली जाएगी। शैक्षणिक सत्र में जो भी स्कूल का खर्च आता है उसकी राशि। और वैसे भी वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा पहले भी बहुत से ऐसे सराहनीय कार्य किए गए हैं। ये बहुत से अच्छी अच्छी योजनाएं और अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। और अभी कल एक और दुखद न्यूज़ आई है कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार थे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता इरफान खान, इनका हाल ही में निधन हो गया था। साल 2018 में इनको कैंसर होने का पता लगा था, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी और उन्होंने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक फिल्म इंडस्ट्री में कार्य किया है और इन्होंने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में भी काम किया है, नाटकों में भी काम किया है और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। और इरफान खान के करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्में दी, जैसे उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में पान सिंह तोमर, इसमें उनके अभिनय को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इन्होंने बिल्कुल पान सिंह तोमर के जीवन को अपने जीवन के जैसे पान सिंह तोमर ने जीवन जिया था वैसे ही इन्होंने उनका अभिनय किया था। इसके बाद में हिंदी मीडियम और अभी 2019 या 20 में ही आई है इंग्लिश मीडियम, इसमें भी उनकी कलाकारी को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में स्लमडॉग मिलेनियर और इसके बाद में द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरासिक वर्ल्ड, ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में महत्वपूर्ण फिल्में हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित कलाकार हैं, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो फिर भी आप याद रखना कि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इरफान खान की या तो
पूछा जा सकता है कि फिल्म का नाम दे देंगे, इसके अभिनेता, मुख्य अभिनेता का नाम पूछ लेंगे। इसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि इरफान खान किससे संबंधित हैं, तो आप याद रखना ये अभिनेता थे। ठीक है, इसके साथ में अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के लिए एडीबी द्वारा कितनी राशि की मदद की घोषणा की गई है? तो अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की राशि की मदद की घोषणा की गई है। भारत के द्वारा इस वायरस या फिर महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे देखते हुए एडीबी द्वारा भारत के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की बहुत बड़ी राशि की मदद दी गई है। ठीक है, अभी दी तो नहीं गई है, घोषणा की गई है, किस्तों में यह पैसा एडीबी द्वारा भारत के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और अभी वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है? अस्कावा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि एडीबी द्वारा, आपको यह नंबर याद रखना है कि कितनी मदद मिली है एडीबी द्वारा भारत के लिए। 1.5 बिलियन डॉलर की मदद मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, HUDCO यानी हुडको के नए CMD कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में हुडको के CEO बने हैं शिवदास मीणा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में हुडको के नए CMD कौन बने हैं? शिवदास मीणा जी। और आपको यह भी याद रखना है कि हुडको का फुल फॉर्म क्या है? तो हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आवास एवं शहरी विकास निगम। तो अभी आवास एवं शहरी विकास निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो शिवदास मीणा, यानी कि शिवदास मीणा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। तो जितनी भी संस्थाएं आएंगी तो हमें उनके मुख्यालय और उनकी फुल फॉर्म ये तो याद रखनी ही है, और कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना भी याद रखनी है। वैसे ज़्यादातर उनका मुख्यालय और उनका फुल फॉर्म ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनके जो CMD, MD या फिर CEO होते हैं वो भी हमें याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, NTPC ने किन शहरों में हाइड्रोजन कार एवं बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अभी NTPC जो PSU कंपनी है, महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा किन शहरों में हाइड्रोजन कार एवं बस लाने की परियोजना शुरू हुई है? तो दिल्ली और लेह में ये परियोजना ला रहे हैं, यानी कि दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन बस एवं कार चल सकेंगी। इसके लिए अभी परियोजना की शुरुआत हुई है। कुछ आने वाले कुछ सालों में इन शहरों में हाइड्रोजन कार एवं बस देख सकेंगे। और आपको सबसे पहले NTPC ये क्या होती हैं? तो आप PSU के बारे में तो जानते होंगे, चलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती हैं, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है अपने इंडिया में। तो एक तो महारत्न कंपनी में, नवरत्न कंपनी में और मिनी रत्न कंपनी में। इनकी जो किसी कंपनी को जो टैग दिया जाता है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे उनका सालाना टर्नओवर कितना होगा, इनकी जो सालाना जो प्रॉफिट है वो सरकार को कितना टैक्स देगी, और टैक्स देने के बाद उनका कितना प्रॉफिट बचेगा, इसके आधार पर उन कंपनियों को बांटा जाता है। तो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं महारत्न कंपनी, इसके बाद में मिनी रत्न कंपनी, और उसके बाद में सबसे पहले होती है महारत्न कंपनी, दूसरे नंबर पर होती है नवरत्न कंपनी, और तीसरे नंबर पर होती है मिनी रत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी के लिए उनका कुछ जैसे शर्तें हैं कि उनका सालाना टर्नओवर 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, और ये लगातार 3 वर्षों तक होना चाहिए। और भारत सरकार को टैक्स देने के बाद इनका प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो आपको लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी की संख्या आपको याद नहीं रखनी है।
तो अभी पिछले साल तक भारत में महारत्न कंपनी थी 8 और इसकी दुगनी थी नवरत्न कंपनी यानी कि 16। लेकिन अभी जो 2 नवरत्न कंपनी थी वो आ गई हैं महारत्न कंपनी में, यानी कि अब 2020 में महारत्न कंपनी हो गई हैं 20 और नवरत्न कंपनी हो गई हैं 14। ठीक है, और मिनी रत्न कंपनी है 73 या 74 के लगभग हैं। लेकिन आपको महारत्न और नवरत्न याद रखनी है, महारत्न है 10 और नवरत्न है 14। ठीक है, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और एनटीपीसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और एनटीपीसी के जो सीईओ हैं गुरदीप सिंह जी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अभी एनटीपीसी के द्वारा जो परियोजना का शुभारंभ किया गया है वह किन 2 शहरों के लिए है, तो दिल्ली और लेह के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा अभी, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ जो सारे वीडियो हैं और भी वीडियो डलते हैं उनकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार साथ बनाए रखें। और कोविड-19 के लिए भारत सरकार द्वारा जो लॉकडाउन चलाया जा रहा है उसका जितना भी हो सके हमें उसका पालन करना है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए चलाया जा रहा है। और दुआ करिए कि जल्दी से भारत में स्थितियां पहले की तरह हो जाएं, इस महामारी से जल्दी हम निजात पा लें और सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।